हाल ही में केरल में 2 महिलाओं की कर्मकांडवादी मानव बलि के तहत जो हत्या हुई है उसने देश भर को सदमे में डाल दिया है। इन हत्याओं के बाद भारत में अंधविश्वास, काला जादू और जादू टोना के फैलाव के बारे में एक बहस छिड़ गई है। भारत में इससे संबंधित कैसा कानून है, क्या कानून है या कैसा कानून होना चाहिए, इस विषय पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अंधविश्वास और काला जादू है क्या और इससे देश भर में कितनी हत्याएं होती हैं, क्योंकि अक्सरहा लोग अंधविश्वास और काला जादू में भेद नहीं कर पाते हैं। बात करें अंधविश्वास की, तो अंधविश्वास अज्ञानता और डर से उपजा हुआ विश्वास होता है। मोटे तौर पर समझें कि जो चीज या व्यक्ति नहीं है उसके भी प्रति जब हमारे अंदर बहुत जुनूनी श्रद्धा हो जाती है तो वो अंधविश्वास के श्रेणी में आता है। ये शब्द लैटिन भाषा के सुपरस्टिटियो शब्द से लिया गया है, जो कि ईश्वर के अत्यधिक भय को इंगित करता है। अंधविश्वास देश, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, जाति या वर्ग विशिष्ट नहीं होता है। इसका स्तर व्यापक है और ये दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। बात करें काला जादू किसे कहते हैं, तो दुष्ट और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए जब हम इसी अलौकिक यानी जो दिखाई नहीं दे रहा है इसका इस्तेमाल करके किसी को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, वो काला जादू के अंतर्गत आता है। इसे कई जगहों पर जादू टोना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यह जरूरी नहीं होता है कि पीड़ित वहां पर उपस्थित हो। पीड़ित के बाल, कपड़े और फोटो का इस्तेमाल करके भी यह काम किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि भारत में अंधविश्वास और काला जादू के नाम पर कितनी हत्याएं होती हैं। तो एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट में 6 लोगों की मौत मानव बलि और 68 लोगों की मौत काला जादू के नाम पर हुई है। जादू टोना के सबसे अधिक मामले छत्तीसगढ़ में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद तेलंगाना में दर्ज किए गए। वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट में 2020 में 88 लोगों की मौत जादू टोना और 11 लोगों की मौत मानव बलि से हुई थी। अब हम अपने असल मुद्दे पर पहुंच चुके हैं कि भारत में और भारत के अलग अलग राज्यों में इससे संबंधित कानून क्या है। पहले बात करते हैं भारत की। तो आईपीसी की धारा 302 के तहत मानव बलि को हत्या की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि यह धारा हत्या करने के बाद ही लागू होगी। इसी तरह धारा 295A ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहित करती है। भारतीय नागरिकों के लिए वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करने का एक मौलिक कर्तव्य बनाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत अन्य प्रावधानों का भी उद्देश्य भारत में प्रचलित विभिन्न अंधविश्वासी गतिविधियों में कमी लाना है। कुल मिलाकर आप इतना समझिए कि भारत में अंधविश्वास और काला जादू से संबंधित अपराधों के लिए कोई समर्पित केंद्रीय कानून नहीं है। साल 2016 में लोकसभा में डायन शिकार निवारण विधेयक लाया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। मसौदा प्रावधानों में किसी महिला पर डायन का आरोप लगाने या महिला के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करने या जादू टोना के बहाने यातना देने या अपमान करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया। अब हम बात करते हैं कि भारत के कुछ अलग अलग राज्यों में इससे संबंधित जो छोटे मोटे कानून बनाए गए हैं वो क्या हैं। तो बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने जादू टोना रोकने, एक महिला को डायन के रूप में चिन्हित करके उस पर अत्याचार करने और उस अत्याचार से महिलाओं की हो रही हत्या को रोकने के लिए कानून बनाया। साल 2013 में महाराष्ट्र ने काला जादू वगैरह को रोकने के लिए मानव बलि एवं अन्य अमानवीय कृत्य की रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम पारित किया। इस कानून का एक खंड विशेष रूप से गॉडमैन से संबंधित है। गॉडमैन का मतलब उस आदमी से है जो आदमी अपने आप को ईश्वर के समकक्ष रखता है और दावा करता है कि ईश्वर की सारी शक्तियां हमारे पास हैं। महाराष्ट्र में यह समस्या बहुत दिनों तक रही, अब कुछ कम है। कर्नाटक ने साल 2017 में अंधविश्वास विरोधी कानून को प्रभाव में लाने का कार्य किया। वहीं केरल में काला जादू और अंधविश्वास से निपटने के लिए कोई व्यापक अधिनियम नहीं है। भारत में अब तक केवल 8 राज्यों में ही डायन शिकार निवारण विधेयक कानून है, जिनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं। अंधविश्वासों और काला जादू से निपटने के उपायों के अभाव में लगातार अवैज्ञानिकता, तर्कहीनता फैलती जा रही है। अब अंत में बात करें कि इससे निपटने के उपचार क्या हैं, तो सिर्फ कानून बना देने से इससे निजात नहीं पाया जा सकता है। कानून बना देने का मतलब केवल आधी लड़ाई जीतना होगा।
क्योंकि आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि देश में कितने कानून हैं और कितने लागू हो पाते हैं। तो सिर्फ कानून मात्र से इससे नहीं उबरा जा सकता है। जरूरी ये होगा कि सूचना अभियानों के माध्यम से इस तरह की प्रथाओं से जुड़े मिथकों को दूर करने के लिए धार्मिक विद्वानों को शामिल करके जनता के बीच में ही जाना उचित होगा, क्योंकि धार्मिक विद्वानों को लेकर जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये बात आपको भी पता होगा कि देश की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है कि वो नियम कानून और विज्ञान को मानते ही नहीं है, लेकिन अगर कोई धार्मिक गुरु या धार्मिक विद्वान उनसे कोई बात कहे तो वो आसानी से समझ लेते हैं। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि कानून तो बनना ही चाहिए, साथ में जागरूकता के लिए धार्मिक विद्वानों का सहारा लेना चाहिए। नमस्कार, ये वीडियो आप द फोकल लेंथ पर हमारा परिवेश श्रृंखला में देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।